नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपने मिलिट्री को हटाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर जिस तरह से तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लिया और वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गया, वो सब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा किया होगा। लोगों के मन में एक बड़ा सा सवाल आ रहा है कि अमेरिका ने यहाँ जल्दबाजी में जो किया, इससे पता चल रहा है कि यूएसए अभी इंटरनेशनल लेवल पर शायद काफ़ी कमज़ोर हो गया है और इससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम इसी विषय के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले आपको ये जानना चाहिए कि 29 फरवरी 2020 को यानी पिछले साल दोहा में यूएसए और तालिबान के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार तालिबान ने यह प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अमेरिका के ऊपर या फिर दुनिया भर में कोई भी अमेरिकन प्रॉपर्टी जैसे कि यूएसए की एम्बासी, मिलिट्री बेस या फिर कंसुलेट के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ ही कोई भी दूसरे अमेरिका विरोधी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान के भूमि को इस्तेमाल करने को अनुमति नहीं देगा। इस समझौते के बाद अमेरिका ने 2021 में ही अफगानिस्तान से धीरे धीरे करके अपने सारे मिलिट्री को हटाने का डिसीजन लिया था। अफगानिस्तान से अपना मिलिट्री वापस लेने का ये जो डिसीजन लिया गया, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि अमेरिका का ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजी था। वैसे 2013 में भी बाराक ओबामा सरकार ने अमेरिकी फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन तब अफगानिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ नाटो मेंबर्स ने अमेरिका को ऐसा ना करने का रिक्वेस्ट किया और फाइनली अमेरिका के सभी फोर्सेस को ना हटाकर कुछ ही फोर्सेस को वहां से हटा गया। तब से लेकर अमेरिका अफगानिस्तान से हटने को लेकर बयान दे रहा था। देखा जाए तो तालिबान के साथ अमेरिका का कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं था। 1996 में तालिबान जब अफगानिस्तान को पहली बार कब्जा किया था, तब यूएसए ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। 2001 सितंबर में अमेरिका में ट्विन टावर हमले के बाद अल-कायदा को अमेरिका ने टारगेट किया। अल-कायदा ने उस समय अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा बेस बनाया था और तालिबान भी अल-कायदा को सपोर्ट कर रहा था। तो अल-कायदा को ख़त्म करने के चक्कर में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और इस हमले के बाद भी ओसामा बिन लादेन का पता नहीं चल पाया। इसीलिए यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर वहां हर जगहों पर लादेन और अल-कायदा मेंबर्स को ढूंढा गया। इसी समय अफगानिस्तान में यूएसए ने एक सरकार को बैठाया। बाहर तो ये अफगानिस्तान सरकार दिख रहा था, लेकिन असल में यूएसए का ये एक डमी गवर्नमेंट ही था। तो 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान के फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस, इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका ही डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली शामिल था। मुख्य रूप से अल-कायदा और इसके लीडर ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले रखा था। लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारने के बाद यूएसए का अफगानिस्तान मिशन लगभग ख़त्म हो चुका था। तब से यूएसए ने धीरे धीरे अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुलाना शुरू किया। लेकिन अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर आशंका के कारण यूएसए ने अपने कुछ फोर्सेस को यहां पर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। लेकिन यूएसए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को मिल रहा अधिकतर डोनेशन को वहां के पॉलिटिकल लीडर्स मिसयूज कर रहे थे। यानी दूसरे भाषा में कहा जाए तो बड़ी मात्रा में करप्शन चल रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अफगानिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो रूलिंग पार्टीज का हो या फिर अपोजिशन पार्टीज का, इनमें देश को सही ढंग से शासन करने का इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं था। देश में किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से सुधार लाया जाए और साधारण लोग से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तक सभी के मन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए, इसको लेकर पॉलिटिकल लीडर्स में कोई खास प्रयास दिखने को नहीं मिल रहा था। यूएसए सिक्योरिटी फोर्सेस के उपस्थिति में जैसे कैसे सरकार को चलाकर देश के संपत्ति को लूटकर खुद का खजाना बढ़ाना इन पॉलिटिकल लीडर्स के आदत बन चुका था। ऐसा भी खबर आ रहा था कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी ठीक से नहीं मिल रहा था। देश के अधिकतर इलाकों में सड़क, बिजली और दूसरे डेवलपमेंट के लिए ठीक से फंडिंग नहीं हो रहा था और जितना भी पैसा आ रहा था उसको ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स लूट रहे थे।
इस रिपोर्ट के बाद यूएसए को लगने लगा कि अफगानिस्तान में यूएसए सिक्योरिटी फोर्सेस रहने से अफगानिस्तान की आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को करप्शन करने में आसानी हो रहा है। अमेरिका को पहले लग रहा था कि यूएसए सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक अफगानिस्तान पुलिस और आर्मी को ट्रेनिंग देकर उनको तालिबान से अपने देश को बचाने के लिए सक्षम बना देंगे, तब तक अफगान पॉलिटिकल लीडर्स भी अपने देश को सही ढंग से चलाने का ताकत हासिल कर लेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए पिछले 15-20 सालों से यूएसए के द्वारा किए गए सभी प्रयास बेकार में जा रहा था और इसीलिए यूएसए ने यहाँ पर अपना समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय दूसरे इम्पोर्टेंट मुद्दे जैसे कि ताइवान, इजराइल और साउथ चाइना सी पर चल रहा इश्यूज़ के ऊपर अपना फोकस को डाइवर्ट किया। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन में कोई भी देश जहां पर ज़्यादा फायदा रहता है वहां पर ज़्यादा फोकस देता है। अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का ख़त्म हो जाना और इसके साथ ही तालिबान ने यूएसए के कोई भी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर हमला ना करने का लिखित रूप से वादा करने के बाद यूएसए को अफगानिस्तान में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो इन सारे कारणों से यूएसए ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। इसको यूएसए का तालिबान से हारना या फिर अफगानिस्तान से पीछे हटकर भाग जाना, ये सब कहना ठीक नहीं है। यूएसए का यहाँ से हटना अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ला सकता है, लेकिन यूएसए के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर यूएसए ने अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए जितना खर्चा कर रहा था उतना फ़ायदा उससे नहीं मिल रहा था। अमेरिकन लोगों के पैसे को अफगानिस्तान में बर्बाद करने को लेकर भी अमेरिका में बहुत लोग नाराज़ थे। तो आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है, जिनमें पिछले 20 साल के अंदर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आ पाया। यूएसए टैक्स पेयर्स के दृष्टिकोण से यूएसए का ये डिसीजन बिल्कुल सही था। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज का डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।